आज की क्लास में पढ़ेंगे सामाजिक अभिवृत्तियाँ और रूढ़िबद्ध धारणाएँ, यानी स्टीरियोटाइप्स की जो माइंडसेट दिव्यांगता के प्रति लोगों की बनी होती है। इसका पूरा मतलब होता है एक गलत मानसिकता जो दिव्यांगतों के प्रति बना के रखते हैं समाज के कुछ लोग, ठीक है। गलत अवधारणा या गलत नज़रिया, ठीक, समझते हैं इसको। ऐतिहासिक रूप से दिव्यांग लोग हमेशा भय, आतंक और तिरस्कार की भावना से क्या रहते हैं, ग्रस्त समझे जाते हैं और आमतौर पर, यानी आमतौर पर इन्हें अमान्य रूप से आंका जाता है, यानी कि उनको इस तरीके से देखा जाता है कि वो मानव नहीं है, ठीक है ना। मतलब अधूरे हैं, एक तरह से ऐसे देखते हैं लोग। उनकी छवि एक सनकी असहाय व्यक्ति के रूप में तथा परिवार और समाज के लिए आजीवन बोझ के रूप में निर्मित की गई है। सोसाइटी के कुछ लोग इस धारणा से दिव्यांग लोगों को इस नज़रिए से देखते हैं जो कि नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक कि धर्म और मिथ्य को, ठीक है, मिथ्य को जो किसी प्रकार का मिथ बना रहता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक कि धर्म और मिथ भी दिव्यांगता के साथ नकारात्मक प्रवृत्तियों को आरोपित कर दिया गया है, यानी कि एक तरह के सिद्ध करने की कोशिश करी गई है धर्म का सहारा लेके। चाहे वह रामायण की मंथरा हो, ठीक है, मंथरा आपने देखा ही होगा, कई के जो कान भर देती है ना, जिसकी पीठ में कुबड़ है, यानी ठीक से चल नहीं पाती, या फिर महाभारत में वरिष्ठ शकुनी जो कि लंगड़े की छवि में थे, ठीक है ना। यानी ये कहा जाता है कि एक प्रकार की ये इनको सजाएं मिल रही हैं, यातनाएं मिल रही हैं, यानी कि इनका शरीर जो पूर्ण रूप से सही नहीं है, ठीक है। या फिर इस प्रकार के जो आदमी होते, कोई लंगड़ा है या कुबड़ है, वो उनकी प्रकृति अच्छी नहीं होती, इन सब का सहारा ले लेते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए। वास्तव में कर्म का सिद्धांत बताता है कि दिव्यांगता पिछले जन्मों के कुकर्मों का दंड है, ठीक है। मतलब कि ये धर्म वरम का सहारा लेके ये सब सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कि पहले टाइम में कर्म ऐसे ख़राब करे होंगे तब जाके ऐसा जीवन मिला है, लेकिन नहीं। गैर दिव्यांग लोगों के बारे में किया जाने वाला छवि निर्माण जनसंख्या के एक संपूर्ण भाग को हाशिए पर धकेल देता है और उन्हें अशक्त बना देता है। अशक्त का मतलब होता है यहाँ पे, इस वर्ड का जो मतलब है, इसका मतलब होता है कमज़ोर कर देता है, ठीक है। ये सारी धारणाएं क्या करती हैं, उस व्यक्ति को कमज़ोर बना देती हैं शारीरिक व मानसिक तौर पर, है ना। इसके साथ ही दिव्यांग लोग स्वयं भी अपने बारे में बनाए गए इन नकारात्मक रूढ़िबद्ध यानी स्टीरियोटाइप विचारधारा या नकारात्मक विचारधारा धारणाओं को आत्मसात कर लेते हैं, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो यार, कोई व्यक्ति बाहर जाएगा, हमेशा उसको ऐसे माइंड सेट मिलेंगे तो गलत ऑब्वियसली बात है, उसके प्रति ये ऐसे क्या लगे, हाँ जो भी मेरे साथ हुआ है या जो कमी मुझे मिली है ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, जो कि नहीं है। और आप सबको पता है दिव्यांगता की कैसी स्थिति होती है कि इससे ज़्यादातर मामले गरीब हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, ये सारी चीज़ें ना मिलने के कारण ये सब होता है, ओके। इसका परिणाम निष्क्रियता, ठीक है, निष्क्रियता, निर्भरता, एकाकीपन, निम्न स्तर का आत्मसात तथा पहल करने की प्रवृत्ति का समाप्त हो जाना होता है। मतलब अकेले रहो, निर्भर रहो, ये सारी चीज़ें। दिव्यांग व्यक्तियों के प्रबंध में दया, अलगाव, भेदभाव, लालचन लगाना जैसी बातें मानक रूप से आम हो जाती है। यानी कि जो लोग व्यक्ति दिव्यांग होते हैं अपने प्रति होने वाली इन सब चीज़ों को वो नॉर्मल समझते हैं और किसी प्रकार का वो विद्रोह नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत माइंडसेट दिमाग में पैदा हो जाता है ना, क्या करें। क्योंकि हमें सोसाइटी का वर्क है कि हमें ऐसे लोगों के प्रति किसी प्रकार का ऐसा नकारात्मक माइंडसेट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। भारत में दिव्यांगजनों के प्रति लोगों का जो नज़रिया या भाव है वह मुख्यतः दया का भाव है। यह सेवा भाव तथा कल्याण पर आधारित सामाजिक नीतियों में दिखाई देता है, ठीक है। सहायक सामग्रियों तथा उपकरणों जैसे पट्टियों, बैसाखियों, श्रवण यंत्रों आदि समेत चिकित्सीय पुनर्वास, विशेष विद्यालय, लघु स्तरीय व्यवसाय में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आशयप्रद रोजगार जैसी चीज़ें उपनिवेशवादी दौर से ही सरकारी नीतियों महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में मौजूद रही है। यानी कि पहले से ही उनको कहीं ना कहीं
एक ऐसा समझा जाता है इनको किसी न किसी चीज़ की सहायता है, ये असहाय है, इनको निम्न वर्ग, ठीक है, निम्न कोटि का वर्ग दिया जाता है। लघु छोटे छोटे काम या लोअर लेवल पे समझा जाता है, ये बड़े काम ये कर नहीं सकते, इनको सहारे की ज़रूरत है। और उपनिवेशवाद में भी ऐसे गवर्नमेंट ऐसे समाज के लोग सहायता दे देती है, कमज़ोर है, मरना चाहे, इनको हेल्प कर दो, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इस तरह का माइंडसेट, उनको इक्वालिटी का दर्जा देना चाहिए, ठीक है, बल्कि उनको ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए कि तुम बिना बैसाखी के सहारे नहीं चल सकते, ऐसा महसूस नहीं कराना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों को राजनीति रूप से महत्वपूर्ण समूह के रूप में कभी समझा नहीं जाता, ठीक है, यानी कि ये मानते हैं कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उनको ठीक से वो पॉलिटिक्स में एडवाइस वगैरह नहीं दे सकता, या उसमें क्षमता नहीं है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की। ओके, अब अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको एक ना कैसे नाम ज़रूर मिल जाएंगे जिन्होंने राजनीति व साइंटिस्ट हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना नाम बनाया है, ठीक है, और दुनिया रिस्पेक्ट करती है। इसलिए राजनीति वर्ग ने उनके मुद्दे व सरकार को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। समझ आया? दिव्यांगजनों में से बहुत से लोग चूँकि जनता के सामने आ नहीं पाते, उनकी शिक्षा सामाजिक अनुभवों तक पहुंच नहीं हो पाती, इसलिए दिव्यांगजन विशाल संख्या में एक साथ आकर लोग जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते। क्योंकि ये जो जैसे आम लोग होते हैं, आंदोलन वगैरह करके राइट्स वगैरह मांग लेते हैं और अपने से संबंधित सरकार द्वारा नीतियाँ बनवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन दिव्यांगजन क्या होता है, इनकी पहुँच के सब असक्षम होते हैं, जिसके द्वारा ये आंदोलन भी नहीं कर पाते या एक साथ होके इकट्ठे भी नहीं हो पाते, यानी अपनी एक क्या यूँ समझ सकते हो, अपनी मौजूदगी दिखा नहीं बता पाते सरकार के समक्ष, और सरकार को यहाँ से किसी प्रकार का लगता है कि वोट वगैरह ये भी नहीं मिल पाता, तो सरकार भी इनके प्रति कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि सरकार भी तो ऐसी ही, जहाँ वोट है वही नीति है, क्या करें। इसलिए तो सरकार को भी इन सब के प्रति सचेत रहना चाहिए, अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि समाज का जो वर्ग सामने आ रहा है वही शोषित हो रहा है, ऐसे सोसाइटी के न जाने ऐसे कितने वर्ग हैं जो सामने नहीं आ पाते, लेकिन वो कहीं ना कहीं शोषित होते हैं, ठीक है। ग्रामीण जैसे क्षेत्र में चले जाओ, ना जाने कितने लोगों को रोज़ मेडिकल सुविधा ना मिलने के कारण उनकी बीच में ही हादसे हो जाते हैं, ठीक है, या हॉस्पिटल तक वो पहुंच जाते हैं तो मेडिकल स्टाफ सही से नहीं होता, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो कि सरकार को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वो भी है जो दिखती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। जब दिव्यांगता के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया तो सन 1981 अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष के बाद स्थितियों में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया, यानी जब इंटरनेशनल इसको डे बनाने लगे, ये आई थिंक अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष जो है 3 दिसंबर को बनाया जाता है, एक बार चेकआउट कर लेना, जहाँ तक है 3 दिसंबर को बनाया जाता है। मानवाधिकारों तथा हसीए के समूह के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय परिवेश परिवर्तित हुआ, तब सरकार को भी नीतियों में कुछ परिवर्तन लाना पड़ा, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ जो घुसा था, ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट कहाँ गया, वो उस लास्ट वाली वीडियो में, यहाँ नहीं है, नोट्स में था वो तो, ओके, वो यूएनडीपी करके था ना, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो मिल जाएगा, उसमें नाम है। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक संस्था है, एक एजेंसी है उसमें, जो दिव्यांगों के प्रति काम करती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी यूएनओ की जो एजेंसी काम करे तो उसको विश्व देशों को भी मानना पड़ जाता है। तो अब इसलिए बात सरकार ने भी नीतियों को बनाने में थोड़ा बहुत ध्यान दिया, जैसे शिक्षण संस्थाओं यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और रोज़गार में आरक्षण देना, ओके, किंतु अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय के वादे को पूरा करने के लिए वास्तविक प्रगति 1995 में ही सामने आ सकी, ओके। 1981 में आया, लेकिन ठीक से काम हुआ 1995 में, लगभग 14 ईयर्स, क्या करें। कानून के स्तर पर दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1955 बनाया गया। इसके बाद कुछ और कानून भी बनाए गए। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐतिहासिक नीतिगत
दस्तावेज बने, उनमें से एक का था दिव्यांगों के अधिकार हेतु संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन 2006। मैंने कहा ना, जब संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन घुसा तब जाके अच्छी सी पॉलिसी नीतियाँ बनने लगी। अब आगे देखते हैं। इस पर भारत ने वर्ष 2007 में हस्ताक्षर किए, 1 साल बाद। इसने दिव्यांगता को सिर्फ सेवा भाव या स्वास्थ्य कल्याण के रूप में देखने की बजाय मानवाधिकार एवं विकास के रूप में देखना शुरू कर दिया। यानी कि सिर्फ सेवा भाव की तरह हम दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति ना देखें, बल्कि एक मानव अधिकार, मूल अधिकार के तौर पर भी देखें, जो एक फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार जो मिलते हैं एक व्यक्ति को, ठीक है, वो सारे इक्वलिटी इन सब समाज के लोगों को भी मिलेगा, दिव्यांग व्यक्ति समाज को, ठीक है। 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने वाला दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 इसी विचार का अनुसरण करता है। हालिया समय में अनेक दिव्यांगता अधिकार समूह और गैर सरकारी संगठनों यानी NGO उदय हुए तथा शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में भी दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों को शामिल किए जाने का कार्य क्या है, बढ़ोतरी हुई है। यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने में भी इनके आरक्षण व भागीदारी और शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा और साथ ही इनसे संबंधित विषय पढ़ाना, चैप्टर्स भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार आप आज अपनी सोशियोलॉजी की बुक में दिव्यांगता से संबंधित ये टॉपिक पढ़ रहे हो, समझ आए, उसी प्रकार से विशेष विषय किताबें छापना, ये सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शुरुआत की गई। ओके, आगे देखते हैं। विवाह और पारिवारिक जीवन। इस टॉपिक में देखो नाम से समझ आ रहा है विवाह और पारिवारिक जीवन। अब देखो दिव्यांग व्यक्ति है और ऑब्वियसली बात आप सबको पता है, इंडियन सोसाइटी में कभी भी शादी होती है तो पहले हमेशा लड़का हो चाहे लड़की उसके हाथ पैर पहले देख लेते हैं ढंग से कि सही है, ढंग से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। मानसिक कैसे, सोचने के तरीके कैसे हैं, ये सब चीज़ें, मतलब बॉडी चेकअप तो पहले ही हो जाता है, देखते ही हैं पूरी तरीके से। जो कि अब खुद ही देखो, अब जो व्यक्ति शारीरिक तौर पर क्या कमज़ोर है तो किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार होता होगा, एक तरह का अनुमान तो आप लगा ही चुके हो, है ना। एक दिव्यांग महिला के बारे में ये विश्वास किया जाता है कि वह गृह निर्मात्री है, यानी कि एक हाउसवाइफ वाला गृहिणी के तौर पे पत्नी और माँ की मानकीय स्त्रीण भूमिकाओं को निभाने में क्या है, समर्थ नहीं है, असक्षम है। ये वो एक सामान्य महिला या सामान्य पत्नी की तरह या जो एक सामान्य माँ का जो बर्ताव होता है, व्यवहार होता है, प्रकृति, उसमें एक दिव्यांग महिला नहीं ढल सकती है। तब सामान्य महिलाओं में के लिए सुंदर शारीरिक छवि की ओर रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है ना। सामान्य लोग सोचते हैं कि सुंदर महिला होना ही एक अच्छी बात होती है, ठीक है, जो समाज के लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, बिहेवियर पे काम आता है किसी भी लाइफ में, और किसी भी लाइफ में देखो सुंदर होना अच्छी बात है, सुंदर होने से फ़ोटो भी अच्छी आती है, लेकिन जीवन चलाने के लिए मेंटेलिटी, व्यवहार, ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वह उस धारणा में अभी उपयुक्त बैठती है, ठीक है, वह उस धारणा में उपयुक्त नहीं बैठती, यानी जो सामान्य स्थिति बनी है सोसाइटी की कि महिला सुंदर होनी चाहिए, शारीरिक छवि अच्छी होनी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा रूप बना सकती है, महिला का कार्य कर सकती है। तो ये एक प्रकार की कैसी मानसिकता है, गलत मानसिकता है, ठीक है। क्योंकि महिलाओं में परिवार का सम्मान भी जुड़ा होता है, ठीक है, इसलिए परिवार दिव्यांग लड़कियों को छिपाकर रखता है और उसे बाहर निकलने तथा शिक्षा या रोज़गार हासिल करने जैसे मूलभूत अधिकार तक से वंचित कर दिया जाता है। यानी कि जो लोग सोचते हैं ना कि भाई हमारे घर तो दिव्यांग लड़की है, तो उस सोसाइटी के अलग ही गलत धारणाओं को बना लेते हैं और अपनी रिस्पेक्ट ये सब देखने लग जाते हैं। भाई साहब, अच्छे से पढ़ाओगे, लिखाओगे, सकारात्मक सोच बनाओगे तो आप सर्च करोगे ना, तो UPSC जैसा एग्ज़ाम भी दिव्यांग छात्रों ने पास आउट किया है, ठीक है। तो कभी नहीं समझना चाहिए इन सबको गलत। दिव्यांग पुरुषों की तुलना में दिव्यांग महिलाओं के विवाह की संभावना कम होती है। यौनिक साझेदार, गृहिणी तथा माँ के रूप में दिव्यांग महिला की क्षमता पर संदेह करते हुए उन पर सवाल
उठाया जाता है, यानी कि माँ वगैरह ढंग से नहीं बन सकती, शारीरिक सुख वगैरह नहीं दे सकती। ये माना जाता है कि दिव्यांग महिलाएं घर के कामकाज को अच्छी तरह से नहीं कर सकेगी, वह सार्थक यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकेगी, यानी शारीरिक संबंध अच्छे से स्थापित नहीं कर सकती। अरे यार, प्यार हमेशा शारीरिक संबंध थोड़ी होता है, ठीक है। और वह स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे सकेगी या बच्चों को भली भांति पालन पोषण नहीं कर सकेगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि उसको खुद एक सहारे की ज़रूरत है, वो कहाँ से करेगी। ये सारी बातें। इन परिस्थितियों में उनका विवाह पहले से शादीशुदा उम्रदराज व्यक्ति या अस्वस्थ व्यक्ति के साथ करा दिया जाता है। समझ रहे हो, मतलब कि ये सब गलत मानसिक बना के, और जो लड़कियां होती हैं उनको लगता है कि यार कोई तो लड़का मिल नहीं रहा, जो तैसा तैसा करके उम्रदराज जो अपनी एज में बहुत बड़े हैं उनसे शादी करा देना, या फिर उनसे शादी जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है उनसे शादी करा देना इन लड़कियों का, जो कि ठीक बात नहीं है। संक्षेप में कहें तो दिव्यांग महिलाओं के पास विवाह और मातृत्व पाने का विकल्प गैर दिव्यांग महिलाओं के विकल्प जैसा नहीं होता। जैसे सामान्य महिलाओं को शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित जो अधिकार होते हैं वो इनको नहीं मिल पाते। पालन पोषण देखभाल करना महिलाओं की पहचान तथा उचित स्थिति सांस्कृतिक अपेक्षाओं के महत्वपूर्ण पहलू हैं, ठीक है ना। जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, उम्मीदें होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है एक्सपेक्टेशन जो करी जाती है। एक्सपेक्टेशन के महत्वपूर्ण पहलू है, किंतु दिव्यांग महिला को तो स्वयं देखभाल की आवश्यकता होती है, इस प्रकार उनको पूर्ण महिला नहीं समझा जाता है। ऐसी सोसाइटी की सोच है, क्या करें। ओके, क्या जो भी है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही इमोशनल टॉपिक है ये, क्या करें, आगे देखते हैं। वैसे भी यार देखो, अगर एक लड़की अच्छा मानसिकता, अच्छी वेल ट्रेन है, उसका माइंड बहुत अच्छा से काम करता है, तो वो बहुत अच्छा रोज़गार, एंटरप्रेन्योर आइडियाज़ क्रिएट कर सकती है, जिससे वो अपने परिवार को भी अच्छे से चला सकती है और अपने जो बच्चे हैं उनको भी पालन पोषण अच्छे से कर सकती है, ठीक है। लोग चाहिए तो वो लोग हायर भी तो कर सकती है, लेकिन अपने माइंड से अच्छे से उसकी देखभाल भी तो कर सकती है, अपने देख रेख सब कुछ कर सकती है, ठीक है। उसका हस्बैंड है, सहारा है, सब कुछ है, हो सकता है। ओके, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। चलो, हिंसा और उत्पीड़न। असस्त्र यानी कि कमज़ोर, इसका मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। अपेक्षित का मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज। थोड़ा इमोशनल हो जाओगे, अब टॉपिक थोड़ा ये ऐसा है। कमज़ोर, नज़रअंदाज या गुमनाम होने के कारण दिव्यांग महिला हिंसा और उत्पीड़न के बहुत सुबेद होती हैं। सुबेद का मतलब बहुत, इनके साथ क्या होता है, ये सब अत्याचार हो जाता है इनको, ओके, इनको पता भी नहीं होता। सुबेद यानी इस तरह से समझ, आलोचनीय हो जाती हैं, क्रिटिकल हो जाता है इनके लिए, वो समझ नहीं पाते कि हिंसा हुई कि नहीं हुई है, इसको और समझो। इसके अलावा दैनिक जीवन के कार्य जैसे कपड़े पहनना, भोजन करना तथा अन्य शारीरिक गतिविधियों में पराश्रित, ठीक है, पराश्रित का मतलब होता है डिपेंडेंट होने के कारण दिव्यांग महिलाएं दोनों जगह, घर पर भी और संस्थाओं में भी उत्पीड़न के लिए और अधिक सुबेद बन जाती है, यानी आलोचनीय हो जाती है। इनकी आलोचना क्रिटिकल हो जाती है हर सिचुएशन। घर में है तो उनको हर एक छोटी चीज़ों के लिए सपोर्ट चाहिए, अगर ऑफिस में है तो वहाँ भी एक सपोर्ट चाहिए। जोखिम की स्थिति में वे अपनी रक्षा करने में क्या है, सक्षम नहीं होंगी। कोई मतलब सिचुएशन ऐसी होगी, हमलावर वाली कोई आ गया, पैसे वैसे लूटने आ गया, तो वे ऐसी स्थिति में क्या है, अपने आप को सेफ नहीं कर सकती, वह भाग भी नहीं सकेगी, चीख कर सहायता भी नहीं मांग सकेगी। विकासात्मक दिव्यांगता के शिकार व्यक्ति भी दूसरे पर अधिक विश्वास करने को विवश होते हैं। जो इस तरह ये क्या है, वो मजबूर हो जाएंगे किसी पे सपोर्ट के लिए, विश्वास करने के लिए, भले वो किसी भी प्रकार का तेज आदमी हो, जो भी है। ओके, मतलब स्वयं से कुछ नहीं कर पाने के कारण उन्हें किसी और पे डिपेंड रहना पड़ जाता है, जिसके कारण उनको ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ जाता है। क्या करें।
और उन्हें आसानी से कोई भी चाल चलकर रिश्वत के हेर फेर में या बलपूर्वक शिकार बनाया जा सकता है। हो सकता है कि उन्हें अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का अंतर भी ना पता हो। सही बात है, कईयों को पता भी नहीं होता, क्योंकि जो लोग हैं इस तरह की सिचुएशन में हैं, जी रहे हैं, उनको रोज़ाना एक पर्सन को हाथ लगाता है, उठाता है। अब ये तो इंसान की सोच है। अब जैसे घर है तो घर में घर परिवार के लोग हैं, अब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ तो नहीं होगा, और तो कोई ऑफिस का मेंबर होगा। अब उसको वो व्यक्ति किस तरीके से टच कर रहा है उस महिला को, हो सकता है ना पता हो, क्योंकि उनको तो हर किसी ने डेली लाइफ में टच ही किया है सहारे के लिए। अब कौन किस गलत धारणा से छू रहा है, देख रहा है, हो सकता है दिव्यांग महिलाओं को इतना भी पता महसूस ना हो। क्या करें। मानसिक या बौद्धिक रूप से दिव्यांग लड़कियों तथा महिलाओं के साथ उत्पीड़न के ज़्यादा मामले ऐसे आते हैं जहां उनका उत्पीड़न उनकी सुरक्षा और देखभाल का जिम्मा लेने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, यानी उन्हीं व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो इनकी देखभाल सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं, और वही लोग इनके साथ उत्पीड़न हिंसा वाली एक्टिविटीज़ करते हैं। हे भगवान, क्या करें, किया गया होता है। विश्वास करें तो किस पे। उत्पीड़क आश्वस्त रहता है, मतलब कि वो ठीक नहीं रहते कि पीड़ित अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत नहीं कर सकेगी, उत्पीड़क पकड़ा नहीं जा सकेगा। उत्पीड़क जानते हैं कि मूक और बधिर दिव्यांग संचार कौशल के अभाव के कारण अपनी बात ठीक से तरीके से कह नहीं पाएगी। उनको पता है कि ये दिव्यांगता के कारण अपनी बात ना ठीक से कह पाएगी, ना ही वहाँ तक इसकी पहुँच हो पाएगी। अंत में अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा पाएगी। इतना ही नहीं, क्योंकि दिव्यांगजनों को आमतौर पर आज्ञाकारी, निष्क्रिय रहना, निष्क्रिय का मतलब होता है सहनशील रहना, सिखाया जाता है। मतलब कि ज़्यादा आलोचना, क्वेश्चन मार्क ना करें, जो हो रहा है सहते रहें, चुप रहें, क्योंकि उन्हें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना सिखाया जाता है। इसलिए उनके लिए उत्पीड़न का शिकार हो जाना बहुत क्या होता है, आसान होता है, और इसे वो क्या मानते हैं, ऐसी आम धारणा मानते हैं। ठीक है ना, जो कि गलत बात है यार, क्या करें, सोसाइटी ऐसी। अब है हमारा शारीरिक सुगमता और आवागमन। ठीक है, इसके बाद ये वाला लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ख़त्म। इसके बाद एक और वीडियो आएगी। शारीरिक सुगमता और आवागमन। सुगमता का मतलब होता है एक तरह से ये ऐसे नहीं, आराम का राइट तो इनका भी होता है भाई। चलो इसको देखते हैं। हमारे देश में कार्य करने या घूमने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक एक जगह से दूसरी जगह आना जाना महिलाओं के लिए आमतौर पर कठिन होता है। ठीक है, सामान्य महिलाओं के लिए भी होते हैं। ठीक है, अब ये समझ लो, अब जो सामान्य महिलाओं को कहीं ना कहीं रुकावटें तो देखनी पड़ती हैं। अब उसके हिसाब से अब कोई महिला दिव्यांग है तो उसके साथ सोचो क्या होता होगा, उससे कितनी कठिनाई आती होंगी। इसलिए हम भली प्रकार की ये कल्पना कर सकते हैं कि दिव्यांग महिलाओं की स्थिति क्या होती होगी। सार्वजनिक परिवहन की खराब स्थिति, सड़कों का खराब होना, सड़कों का सही ना होना, सड़कों पर सही ढंग से रोशनी का ना होना, उचित सुरक्षा का अभाव, इन सब कारणों से दिव्यांग महिलाओं को बिना किसी सहायता के एक जगह से दूसरी जगह जाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। आपके सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांग महिलाओं को बहुत कठिनाई होती है। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं ना, ठीक है, पार्क है, जैसे भी इलाके हैं, सामना करते हुए देखा होगा, क्योंकि जो आधारभूत संरचना निर्मित की गई है, सड़कें, शौचालय आदि, उनमें उनके लिए निर्वाह करना क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है। कि किस तरीके से पब्लिक टॉयलेट में दिव्यांग जैसे जो डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं उनके लिए वो सुविधा भी नहीं होती। आजकल कुछ मेट्रो स्टेशन पे करा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पे सुविधाएं वगैरह भी नहीं होती। ये सारी बातें, या फिर जो भी मेट्रो के चढ़ने उतरने के जो तरीके हैं, जो टोकन वोकन की सारी सुविधा हैं, ठीक है, कोई व्हील चेयर से तो कैसे निकलेगी, सारी सुविधा भी ढंग से नहीं होती, स्पेस नहीं होता पूरी तरीके से, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है।
सार्वजनिक परिवहन की बसों और रेलगाड़ी में स्थिति आमतौर पर सभी दिव्यांग और ख़ास तौर पर महिला दिव्यांग के लिए बहुत प्रतिकूल है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग नहीं होती। अच्छी शौचालय सुविधाओं का अभाव एक मुख्य समस्या है। सार्वजनिक शौचालय गंदे और बदबूदार होते हैं और अक्सर वे ज़मीन पर ही बिना किसी ऊंचाई के बने होते हैं। ठीक है ना, देखा ही होगा। भारतीय शैली के शौचालय जिसमें चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग के लिए इनका प्रयोग करना बहुत दुष्कर्म हो जाता है और उन्हें घुटनों के बल चलकर उनका उपयोग करना पड़ता है। और आप सबको पता है कितनी गंदगी होती है पब्लिक टॉयलेट्स में, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी दिव्यांग महिलाओं ने अपना अनुभव बताया है कि जब वह घर से बाहर गई तो लंबे समय तक उन्होंने ना तो कुछ खाया ना ही पिया, इस डर से कि कहीं उनको शौचालय ना जाना पड़ जाए। इन सब चीज़ों को उनके स्वास्थ्य पे क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुपोषण, मानसिक तौर पे शरीर को अच्छे पोषक वगैरह ना मिलना। आवागमन की इन कठिनाइयों के कारण दिव्यांग लड़कियों के बारे में परिवार ये चाहता है कि वह घर की चारदीवारी में कैद रहें, घर से ज़्यादा बाहर वगैरह ना जाएं, क्योंकि अगर वो जाएंगी, भूख लगी, खाना लगेगा तो उनको पब्लिक टॉयलेट इन सब में ले जाना क्या पड़े, इनको ही ले जाना पड़ेगा और ये दृश्य ये देख नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा वो घर ही रहे। बहुत सी लड़कियों को बाहरी दुनिया से जुड़ने, जैसे स्कूल जाने, मित्र बनाने या रिश्तेदार या पड़ोसी के यहाँ जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि बेइज्जती हो जाएगी। इनके कारण उनके मन में हताशा, अजनबीपन तथा अयोग्य होने की भावना क्या होती है, जन्म ले लेती है कि हम योग्य नहीं है, लायक नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए, हम दोस्त नहीं बना सकते, बात नहीं कर सकते। ये सब गलत बात है। इस प्रकार का हमें माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए, ना ही सोसाइटी में क्रिएट कर देना चाहिए, बल्कि हमें अपने सार्वजनिक संस्थान, सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट, दिव्यांग, ये सब इन सब के लिए अधिकारों की बात करनी चाहिए, इनके लिए अच्छी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। अब धीरे धीरे एक हुआ है, प्राइवेट कोई कंपनी है, उसने दिव्यांग लोगों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम करना शुरू किया है और मेंस और लेडीज़ के लिए भी काम करना शुरू किया कि पब्लिक टॉयलेट वो यूज़ करें। तो हर एक जेंडर के लिए ध्यान दिया गया है। चलो, अच्छी बात है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे शिक्षा, प्रसरण और रोज़गार, और ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।